इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे और इससे पहले मैंने प्रश्न 1 का हल करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं। हमें इन सभी भागों में क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले भाग के बारे में बात करते हैं। हमें इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले समझते हैं एक बार। मान लीजिए ये हमारा कोई एक वृत्त है और इसका ये हमारा कोई केंद्र है। अब हमें कहा गया है कि वृत्त पर किसी बिंदु से, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एक वृत्त होता है वो बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो ये हम मान लेते हैं वृत्त पर कोई एक अन्य बिंदु है। अब हमें कहा गया है कि जो केंद्र होता है वृत्त का और वृत्त पर कोई स्थित बिंदु, दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या। तो ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड ये हमारा हो गया एक रेखाखंड, जो कि हमने केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाया है तो हमारा ये रेखाखंड बन गया और ये हमारा क्या है, एक त्रिज्या है। तो इसलिए हमारा ये कथन क्या है, सत्य है। अब हमें कहा गया है कि इसका कारण दीजिए। तो यहाँ पर हम कारण क्या लिखेंगे कि क्योंकि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले भाग का हल। अब देखिए दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें क्या कहा गया है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है। अब हमें कहा गया है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित जीवाएं का मतलब क्या है कि लिमिटेड, यानी कि गिनती की जा सके। ठीक है, और अपरिमित का मतलब है कि जिन्हें ना गिना जा सके, यानी कि बहुत सारी। तो यहाँ पर हमें कहा गया है परिमित जीवाएं। तो देखिए समान लंबाई की, मान लेते हैं ये हमारा एक जीवा हो गया इस वृत्त का, इसके अलावा एक ये हमारा दूसरा जीवा हो गया, सभी समान लंबाई की होंगी। ठीक है, इसके अलावा ये मान लीजिए हमारा एक तीसरा जीवा हो गया, इसी तरह से ये चौथा जीवा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि हम बहुत सारी जीवाएं बना सकते हैं एक वृत्त में, वो भी समान लंबाई की। यहाँ पर एक और आप बना सकते हैं, ये इस तरह से। हम कहने का मतलब है कि आप बहुत सारी जीवाएं एक वृत्त में बना सकते हैं। तो ये जो कथन है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है कि एक वृत्त में हम समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं बना सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड जीवाएं हम बना सकते हैं एक वृत्त में। तो इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। इसका कारण लिखेंगे क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा भाग। अब देखिए तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार हम समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई एक वृत्त है। अब हमें कहा गया है कि इस वृत्त में क्या है कि 3 चाप हैं। तो ये मान लीजिए हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चाप हो गया ये हमारा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक चाप हो गया। इसके अलावा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक चाप हो गया। तो कितने चाप हो गए, ये हमारा 1, ये 2 और एक ये 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तीनों चाप हैं ये तीनों क्या हैं, बराबर बराबर लंबाई के हैं। और हमें इसमें कहा गया है ये इस वृत्त को 3 बराबर भागों में तो बांट रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि सभी जो चाप हैं वो दीर्घ चाप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों चाप हैं, अगर एक के बारे में बात करें तो इस पूरे वृत्त की लंबाई का 1/3 भाग होगा, है ना, क्योंकि सभी बराबर बराबर लंबाई के हैं। तो इसलिए हमारा कोई एक भी दीर्घ चाप नहीं हो सकता, क्योंकि दीर्घ चाप का क्या अर्थ होता है कि जैसे ये हमारा वृत्त है, एक हमारा चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया जिसे हम लघु चाप कहेंगे, और एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, इसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। लेकिन इसमें ये हमारा सभी बराबर बराबर माप की हैं और इसमें 3 है यहाँ पर चाप। ठीक है, तो इसलिए जो सभी ये चाप हैं वो इस वृत्त के लंबाई के 1/3 हिस्से हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो चाप हैं सभी वो दीर्घ चाप हैं। तो इसलिए हमारा ये जो कथन है ये असत्य हो जाता है। अब यहाँ पर इसका रीजन देंगे, क्योंकि 3 बराबर चापों में से कोई भी भाग दीर्घ चाप नहीं होगा।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा भाग। अब देखिए चौथे भाग के बारे में बात करते हैं। तो चौथे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। तो देखिए इसको एक बार हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये हमने एक वृत्त बना लिया जस्ट रफली समझने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा इस वृत्त का केंद्र हो गया और इस वृत्त का हमारा ये क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, तो इस त्रिज्या से जो हमने एक ये बनाया है इसकी 2 गुनी लंबाई कब हो जाएगी, जब हम इसके बराबर में एक यहाँ से हम ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो गया इस त्रिज्या का 2 गुना, ये पूरा हमारा। तो हमें इसमें यही कहा गया है कि जो ये होगा हमारा 2 गुना इस त्रिज्या का, वो हमारा पूरा ये क्या होगा, एक वृत्त का व्यास। तो ये जो कथन है हमारा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जो पूरा ये रेखा हमारा बन गया ये इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। और हमें जैसा कि पता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त की जो हमारी ये जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाए उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसका कारण क्या हो जाएगा कि उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा भाग। अब देखिए हम पांचवें भाग के बारे में बात करते हैं। तो पांचवें भाग में हमसे क्या कहा गया है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो इसको एक बार समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त का ये हमारा केंद्र हो जाएगा और हमारा त्रिज्य खंड कैसे बनेगा, ये हमारा यहाँ पर एक त्रिज्य खंड बन गया ये वाला, ठीक है, जैसा कि आपको पता है। तो यही हमसे कहा गया है कि जो एक त्रिज्य खंड होता है वो जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर देखने पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ये त्रिज्य खंड है ये किन दोनों के बीच में है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा इस केंद्र को एक चाप के ये जो क्या है सिरे हैं, हमारा चाप कौन सा है, ये वाला चाप है। तो इस चाप के ये दोनों सिरे हैं और ये हमारा केंद्र है। तो केंद्र को एक चाप के सिरों से हमने ये दोनों सिरों से ये हम इसको मिलाया तो ये हमारा बन गया। तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली जो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे ही हम त्रिज्य खंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है त्रिज्य खंड। तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य और इसका कारण हम क्या देंगे कि क्योंकि त्रिज्य खंड केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया इसका कारण। अब देखिए हमारा अंतिम भाग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या कहा गया है कि वृत्त एक समतल आकृति है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें कहा गया है कि वृत्त एक समतल आकृति है। तो ये जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा मान लीजिए बोर्ड एक समतल है ना। तो इस तरह से अब अगर हम इस समतल पर ये अगर एक आकृति बना ले जो कि हमारा कैसी आकृति है, ये एक वृत्त है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वृत्त होता है ये भी एक समतल आकृति होता है। क्यों, इसका कारण हम क्या देंगे, क्योंकि इस वृत्त की आप देख सकते हैं कोई ऊंचाई नहीं होगी, इसलिए ये हमारा क्या है, एक समतल आकृति है। तो इसलिए ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। क्यों, इसका कारण देंगे क्योंकि वृत्त की कोई ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।